हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल्स बाय एस मैकलाउड बुक के बारे में। हर इंसान की जिंदगी में कम्युनिकेशन एक ऐसा हिस्सा है जो ऑलमोस्ट हर मोमेंट में एक्टिव होता है। चाहे हम किसी फ्रेंड से बात कर रहे हों, किसी टीचर से कुछ पूछ रहे हों या फिर अपने घर वालों से डिस्कशन कर रहे हों, हर जगह कम्युनिकेशन अपना रोल प्ले करता है। लेकिन कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने का नाम नहीं है। ये एक दो तरफा प्रोसेस है जिसमें बोलना, स्पीकिंग और सुनना, लिसनिंग दोनों बराबर महत्वपूर्ण है। स्कॉट मैकक्लाउड ने कम्युनिकेशन को बहुत सिंपल और मीनिंगफुल तरीके से डिफाइन किया है। उनका मानना है कि कम्युनिकेशन की शुरुआत क्लैरिटी, अटेंटिवनेस और इमोशनल इंटेलिजेंस से होती है। जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारा मेन गोल होता है कि सामने वाला इंसान हमारी बात को ईजिली समझ सके। इसके लिए क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। क्लैरिटी का मतलब है कि हम जो भी बोलें वो साफ हो, सीधा हो और बिना किसी कन्फ्यूजन के हो। अगर हम बहुत घुमा फिरा कर बात करेंगे या बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ करेंगे तो सामने वाला कन्फ्यूज़ हो सकता है। इसीलिए सिंपल और क्लियर लैंग्वेज सबसे इफ़ेक्टिव होती है। अब बात करते हैं अटेंटिवनेस की। ये एक ऐसा स्किल है जो मोस्टली लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अटेंटिवनेस बहुत ज़रूरी है। जब हम अटेंटिवली सुनते हैं तब हम ना सिर्फ शब्दों को सुनते हैं बल्कि उस इंसान के इमोशंस और इंटेंशंस को भी समझ पाते हैं। इमेजिन करो कि कोई तुम्हारे साथ अपना दिल का हाल बांट रहा है, लेकिन तुम फ़ोन में बिजी हो। उस वक्त तुम फिजिकली तो वहाँ हो लेकिन मानसिक रूप से अनुपस्थित हो। ऐसे में सामने वाले को लगेगा कि उसकी बातों की कोई मूल्य नहीं है और फिर चाहे तुम बाद में कुछ कहो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए अटेंटिवनेस यानी पूरी तरह से प्रेजेंट रहना ये कम्युनिकेशन का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। इमोशनल इंटेलिजेंस भी कम्युनिकेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है अपने और दूसरों के इमोशंस को समझना, कंट्रोल करना और सही तरीके से एक्सप्रेस करना। जब हम इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं तो हम ये समझ पाते हैं कि किस वक्त क्या कहना है और कैसे कहना है। अगर सामने वाला इंसान किसी परेशानी में है तो हम उसे और ज़्यादा हर्ट करने वाले वर्ड्स अवॉइड करते हैं। हम अपनी बातों को थोड़ी सेंसिटिविटी के साथ पेश करते हैं। इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है और कॉन्वर्जेशन ज़्यादा मीनिंगफुल बनती है। कम्युनिकेशन में सिर्फ वर्ड्स की ही नहीं, बॉडी लैंग्वेज, टोन और एक्सप्रेशंस की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। कई बार हम कुछ कहते नहीं हैं लेकिन हमारा चेहरा या टोन सब कुछ बता देता है। अगर तुम किसी को मैं खुश हूं तुम्हारे लिए बोलो लेकिन तुम्हारा चेहरा नाराज दिखे तो सामने वाला तुम्हारे वर्ड्स पर नहीं, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज पर भरोसा करेगा। इसलिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन में यह जरूरी है कि जो हम बोलें वही हमारे एक्सप्रेशन और टोन से भी रिफ्लेक्ट हो। अब थोड़ा सोचो, जब तुम किसी से बात करते हो तो क्या तुम सिर्फ बोलते हो या सुनते भी हो? बहुत बार लोग कम्युनिकेशन को एक दिशा प्रक्रिया समझ लेते हैं। वो बस अपनी बात रखना चाहते हैं, सामने वाले की बातों को सुनना नहीं चाहते। लेकिन कम्युनिकेशन तब तक इनकम्प्लीट रहता है जब तक उसमें प्रॉपर लिसनिंग ना हो। और लिसनिंग का मतलब सिर्फ कानों से सुनना नहीं, दिल से सुनना होता है। जब हम किसी की बातों को अटेंशन के साथ सुनते हैं तब हम न सिर्फ उनके वर्ड्स को समझते हैं बल्कि उनके इमोशंस और इंटेंशंस को भी फील कर पाते हैं। ये एम्पैथी कहलाती है और एम्पैथी कम्युनिकेशन को बहुत डीप और ऑथेंटिक बना देती है। एक अच्छी कॉन्वर्सेशन वही होती है जहां दोनों पार्टीज एक दूसरे को स्पेस देती हैं बोलने के लिए और समझने के लिए। जब एक इंसान बोल रहा होता है तो दूसरा पेशेंटली सुन रहा होता है और फिर रोल स्विच होते हैं। यही बैलेंस कम्युनिकेशन को पावरफुल बनाता है। कई बार लोग सिर्फ रिप्लाई देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। मतलब सामने वाला कुछ कह रहा है और हम अपने दिमाग में ऑलरेडी जवाब बना रहे होते हैं। ऐसे में हम असली मीनिंग मिस कर देते हैं। इसलिए मैकक्लाउड एम्फसाइज करते हैं कि समझने के लिए सुनो, न कि सिर्फ जवाब देने के लिए। कम्युनिकेशन का एक और इम्पॉर्टेंट हिस्सा है फीडबैक। जब हम किसी से बात करते हैं तो हमें यह भी देखना चाहिए कि हमारी बातों का क्या असर हुआ है। क्या सामने वाला हमारी बात से खुश है, कंफ्यूज्ड है या परेशान है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हमें अपने वर्ड्स का असर समझना आना चाहिए। और अगर हमें लगे कि हमारी बातों से किसी को बुरा लग गया तो हम तुरंत समझदारी दिखाकर माफ़ी मांग सकते हैं या चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। यही इमोशनल मैच्योरिटी होती है।
आजकल के फास्ट पेस्ड डिजिटल वर्ल्ड में कम्युनिकेशन और भी कॉम्प्लेक्स हो गया है। हम टेक्स्ट मैसेजेस, वॉइस नोट्स, ईमेल्स और सोशल मीडिया के जरिए संवाद करते हैं, लेकिन इन सारे मीडिया में एक बड़ी चुनौती होती है भावनाओं का सटीक व्यक्त नहीं हो पाना। एक सरल संदेश भी कई बार गलत समझा जा सकता है क्योंकि उसमें टोन, फेशियल एक्सप्रेशंस या जेस्चर्स नहीं होते। इसलिए डिजिटल कम्युनिकेशन में क्लैरिटी और एम्पैथी और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। कम्युनिकेशन सिर्फ रिलेशनशिप बनाने का नहीं, रिलेशनशिप बचाने का भी पावरफुल तरीका है। जब हम अपने फ्रेंड्स, फैमिली या कॉलीग से ओपनली और ऑनेस्टली बात करते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती हैं। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें UPI के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि लोग एक दूसरे से क्लियरली बात नहीं करते। कभी ईगो के कारण, कभी डर के कारण हम अपनी फीलिंग्स को दबा लेते हैं और फिर वो छोटी छोटी बातें धीरे धीरे अंदर जमा होती रहती हैं और एक दिन ब्लास्ट हो जाती हैं। लेकिन अगर हम शुरुआत से ही ओपन कम्युनिकेशन रखें तो ऐसी सिचुएशंस अवॉइड की जा सकती हैं। मैक्लाउड ये भी बताते हैं कि कम्युनिकेशन एक लर्निंग प्रोसेस है। कोई परफेक्ट कम्युनिकेटर पैदा नहीं होता। हम सब धीरे धीरे प्रैक्टिस करके बेहतर कम्युनिकेटर बन सकते हैं। जब हम खुद की कम्युनिकेशन मिस्टेक्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और उन्हें इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, तभी हम ग्रो करते हैं। हमें यह एक्सेप्ट करना होता है कि हम सब कभी ना कभी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, लेकिन अगर हमारी इंटेंशन क्लियर और प्योर हो तो हम उसे सुधार सकते हैं। कम्युनिकेशन का पावर तब और बढ़ जाता है जब हम दूसरों को भी बोलने का मौका देते हैं। सिर्फ बोलते रहना और दूसरों की बात काटना कम्युनिकेशन को वीक करता है, लेकिन जब हम सुनने की कैपेसिटी बढ़ाते हैं तब हम दूसरों की रिस्पेक्ट भी बढ़ाते हैं। लिसनिंग एक बहुत बड़ा गिफ्ट है जो हम दूसरों को दे सकते हैं, और जब लोग महसूस करते हैं कि कोई उन्हें ध्यान से सुन रहा है तो वो ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं, ट्रस्ट करने लगते हैं और डीप कनेक्शन बनने लगता है। तो अगर तुम चाहो कि तुम्हारे रिलेशनशिप स्ट्रांग हो, तुम्हारी टीम तुम्हारी बात माने या लोग तुमसे इंस्पायर हों, तो सबसे पहले कम्युनिकेशन को समझो और उसमें मास्टर बनो। सिंपल बोलो, दिल से सुनो, दूसरों के इमोशंस को समझो और अपनी फीलिंग्स को ऑनेस्टली एक्सप्रेस करो। ये एक ऐसी कला है जो तुम्हें हर एरिया में शाइन करवा सकती है, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल। कम्युनिकेशन कोई कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी नहीं है, ये तो बस वही है जो हम रोज करते हैं, लेकिन अगर थोड़े से अवेयरनेस और प्रैक्टिस के साथ करें तो यही कम्युनिकेशन हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकता है। और जैसे जैसे तुम इस स्किल को डेवलप करते जाओगे, तुम देखोगे कि लोग तुम्हें ज्यादा समझने लगे हैं, तुम्हें ज्यादा पसंद करने लगे हैं और तुम्हारे साथ जुड़ाव महसूस करने लगे हैं। यही तो है ट्रू कम्युनिकेशन का मैजिक, दिल से दिल तक पहुंचने वाला कनेक्शन। अगर तुम चाहो तो इसी टॉपिक पर आगे भी पार्ट्स बनाए जा सकते हैं, जैसे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन एट वर्क, इन रिलेशनशिप्स और इन कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस। बस बताना। अक्सर जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है बोलना, यानी स्पीकिंग। लेकिन सच ये है कि कम्युनिकेशन की असली शुरुआत होती है सुनने से, और वो भी सिर्फ सुनना नहीं बल्कि ध्यान से और पर्पस के साथ सुनना। लिसनिंग विद पर्पस का मतलब होता है सामने वाले की बात को समझने की कोशिश करना, सिर्फ सुन लेने के लिए नहीं बल्कि कनेक्ट करने के लिए सुनना। जब हम जेन्युइनली किसी की बात सुनते हैं तो वो इंसान खुद को वैल्यूड फील करता है, और वहीं से शुरू होता है एक डीप एंड मीनिंगफुल कनेक्शन। लिसनिंग कोई पैसिव चीज नहीं है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। इसे कहते हैं एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है कि जब कोई बात कर रहा हो तो हम पूरी अटेंशन के साथ उसकी बातों को अब्जॉर्ब करें। इस दौरान हमारा माइंड कहीं और ना भटके, हम फोन पे स्क्रॉल ना कर रहे हों या बस अगले जवाब की प्लानिंग ना कर रहे हों। कई बार लोग सुनते तो हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि जैसे ही सामने वाला चुप हो वो तुरंत बोलना शुरू कर सके। ये कम्युनिकेशन नहीं है, ये बस एक टर्न लेने वाली गेम बन जाती है। लेकिन जब हम पर्पस के साथ सुनते हैं तब हम सामने वाले की फीलिंग्स, थॉट्स और एक्सपीरियंसेस को डीपली समझने की कोशिश करते हैं। सुनना एक आर्ट है, और ये आर्ट तब निखरती है जब हम उसमें एम्पैथी और पेशेंस डालते हैं। कोई भी इंसान जब कुछ कहता है तो उसके वर्ड्स के पीछे बहुत कुछ छुपा होता है, इमोशंस, होप्स, इनसिक्योरिटीज, कंफ्यूजन। अगर हम सिर्फ वर्ड्स पर ध्यान दें
और उस भावनात्मक लेयर को इग्नोर कर दें तो हम कम्युनिकेशन का बड़ा हिस्सा मिस कर देते हैं। इसलिए एक्टिव लिसनिंग का एक हिस्सा ये भी है कि हम सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज, टोन ऑफ वॉइस और फेशियल एक्सप्रेशंस को भी नोटिस करें। कई बार कोई इंसान बोल रहा होता है मैं ठीक हूं, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही होती हैं। अगर हम अटेंटिवली सुन रहे हों तो हम उस अनसेड बात को भी पकड़ सकते हैं। एक्टिव लिसनिंग का एक और पावरफुल तरीका है पैराफ्रेजिंग। ये तब होता है जब हम सामने वाले की कही बात को अपने शब्दों में दोहराते हैं ताकि ये कंफर्म हो सके कि हमने सही समझा है। जैसे अगर कोई कहे मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी मेहनत की कोई कद्र नहीं कर रहा, तो हम कह सकते हैं तुम्हें लग रहा है कि लोग तुम्हारी मेहनत को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, है ना? ये छोटी सी प्रैक्टिस सामने वाले को ये फील कराती है कि उनकी बात सुनी और समझी गई है। इससे मिसअंडरस्टैंडिंग की पॉसिबिलिटी कम होती है और ट्रस्ट बिल्ड होता है। जब हम पर्पस के साथ सुनते हैं तो हम सिर्फ रिस्पॉन्ड करने के लिए नहीं बल्कि अंडरस्टैंड करने के लिए सुनते हैं। ये फ़र्क बहुत बड़ा है। जब हम अंडरस्टैंडिंग के लिए सुनते हैं तब हम जजमेंट नहीं करते, एडवाइस देने की जल्दी नहीं करते और सामने वाले को खुद को एक्सप्रेस करने का पूरा मौका देते हैं। कभी कभी किसी को बस एक अच्छे लिसनर की ज़रूरत होती है, ना कि किसी एक्सपर्ट की सलाह की। लेकिन हम में से बहुत लोग उस साइलेंस को ऑकवर्ड मानते हैं और तुरंत कोई सजेशन देने लगते हैं, अरे ऐसा मत सोचो, या तुम्हें तो खुश होना चाहिए। लेकिन शायद सामने वाला बस इतना चाहता है कि कोई उसकी बात क्वाइटली सुन ले। पर्पसफुल लिसनिंग में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाना। जब हम दिलचस्पी लेते हैं तो हमारे सवाल नेचुरली आते हैं, फिर क्या हुआ, तुमने उस वक्त क्या फील किया, और तुम्हारा क्या प्लान है आगे का। ऐसे सवाल ना सिर्फ कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं बल्कि ये सामने वाले को ये फील कराते हैं कि वो इम्पॉर्टेंट है। एक अच्छा लिसनर वो होता है जो क्यूरियोसिटी के साथ सुनता है, ना कि सिर्फ फॉर्मल तरीके से। जब कोई देखता है कि हम ऑनेस्टली उसकी बातों में इंटरेस्टेड हैं तो वो अपना गार्ड नीचे कर देता है और दिल से बात करता है। लिसनिंग विद पर्पस एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल टूल भी है। जब कोई दुखी होता है और हम उसे ध्यान से सुनते हैं तो वो खुद ब खुद थोड़ा हल्का महसूस करता है। उसका पेन आधा हो जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपनी बात कह दी और कोई बिना टोके सुनता रहा। ये किसी एक्सपेंसिव थेरेपी से कम नहीं है और ये स्किल हम सबके पास हो सकती है, बस हमें प्रैक्टिस करनी होती है। अब बात करते हैं डे टू डे लाइफ की। इमेजिन करो तुम्हारे दोस्त का मूड खराब है। वो आकर बोलता है यार आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अगर तुम ये बोल दो अरे छोड़ मूवी लगाते हैं सब ठीक हो जाएगा, तो तुमने उसकी बात को बाईपास कर दिया। लेकिन अगर तुम थोड़ी देर उसे बात करने दो, उसकी बातों में इंटरेस्ट दिखाओ, फिर धीरे धीरे उसका साथ दो, तो शायद वो खुद ही ठीक महसूस करने लगे। कई बार प्रेजेंस और अटेंटिव लिसनिंग ही सबसे बड़ी मदद होती है। लिसनिंग विद पर्पस ना सिर्फ पर्सनल रिलेशनशिप्स में इंपॉर्टेंट है बल्कि वर्क प्लेस में भी इसका बहुत बड़ा असर होता है। एक अच्छा लीडर वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा बोलता है, बल्कि वो होता है जो सबसे ज्यादा सुनता है। जब एम्प्लॉयज फील करते हैं कि उनका बॉस उन्हें जेन्युइनली सुनता है तो वो ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं, आइडियाज फ्रीली फ्लो होते हैं और काम में एंगेजमेंट बढ़ता है। इसी तरह टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच, डॉक्टर्स और पेशेंट्स के बीच हर जगह पर्पसफुल लिसनिंग एक पावरफुल कनेक्टर है। इस स्किल को डेली लाइफ में अप्लाई करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब भी कोई कुछ कहे उस वक्त अपना पूरा ध्यान उस इंसान पर लगाओ। बीच में फोन मत चेक करो, उसकी आंखों में देखो, ओकेजनल हम या समझा बोलो ताकि सामने वाला जान सके कि तुम कनेक्टेड हो। अगर कुछ समझ में ना आए तो पूछ लो, मतलब तुम कहना चाह रहे हो कि। इस तरह की अप्रोच से कम्युनिकेशन डीप होता है। आज के सोशल मीडिया वाले वर्ल्ड में सबको बोलने की जल्दी है, लेकिन सुनने की कैपेसिटी कम होती जा रही है। हर कोई अपनी बात वायरल करना चाहता है, लेकिन कोई किसी की बात को समझने की कोशिश नहीं करता। ऐसे समय में अगर तुम एक अच्छे लिसनर बन जाओ तो तुम ऑटोमेटिकली दूसरों से अलग दिखोगे। लोग तुम्हारे साथ कंफर्टेबल महसूस करेंगे, तुमसे जुड़ना चाहेंगे और तुम्हारे ऊपर भरोसा करेंगे। लिसनिंग विद पर्पस एक गिफ्ट है जो हम किसी को देते हैं और बदले में हमें ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और डीपर रिलेशनशिप्स मिलती हैं। ये एक ऐसी हैबिट है जो धीरे धीरे डेवलप होती है, प्रैक्टिस के साथ स्ट्रांग होती है और हर रिलेशनशिप में मैजिक भर देती है। जब हम हंसली और इंटेंशनली किसी की बात सुनते हैं तो हम सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन नहीं कर रहे होते, हम उस इंसान की दुनिया में दाखिल हो रहे होते हैं और ये एक बहुत सुंदर अनुभव होता है।
तो अगली बार जब कोई कुछ कहे तो बस पॉज करो, खुद को स्लो डाउन करो, अपने जवाब की जल्दी मत करो, सिर्फ सुनो ध्यान से, दिल से, समझने के इरादे से। और तुम खुद देखोगे कि कैसे कम्युनिकेशन में वार्मथ बढ़ने लगी है, कनेक्शन गहरा होने लगा है और रिलेशनशिप्स स्ट्रांग होती जा रही हैं। अगर तुम चाहो तो इसी टॉपिक पर और पार्ट्स भी जोड़े जा सकते हैं, जैसे कि बैरियर्स टू गुड लिसनिंग या लिसनिंग इन कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस। बस बताना, जब भी हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग सिर्फ स्पोकन वर्ड्स के बारे में सोचते हैं, मतलब जो हम बोलते हैं वही मेन माना जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि हम जो एक्सप्रेस करते हैं उसमें से बहुत कम हिस्सा सिर्फ वर्ड्स से कन्वे होता है। हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे जेस्चर्स, हमारी आंखों का कांटेक्ट, हमारे एक्सप्रेशंस, ये सब बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसे कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और जो इंसान इस स्किल में मास्टर हो जाए वो बिना कुछ बोले भी बहुत कुछ कह सकता है। नॉन वर्बल मास्टरी का मतलब होता है अपनी बॉडी की मूवमेंट, एक्सप्रेशन, टोन और सिग्नल्स को इस तरह से यूज़ करना कि वो हमारे वर्ड्स से मैच करें और हमें एक कॉन्फिडेंट, क्लियर और अप्रोचेबल इंसान के रूप में दिखाएं। मैक्लाउड का मानना है कि कम्युनिकेशन का ज़्यादातर हिस्सा यानी 50% से ज़्यादा हम अपनी बॉडी से ही कर लेते हैं। सोच कर देखो, अगर कोई कहे मैं खुश हूँ लेकिन उसका चेहरा उदास हो, उसकी आंखें नीचे हों और आवाज़ धीमी हो, तो क्या तुम मानोगे कि वो सच में खुश है? शायद नहीं, क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज उसकी बातों से मैच नहीं कर रही। हमारी बॉडी बहुत पावरफुल सिग्नल देती है। जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारा पोस्चर यानी हम कैसे खड़े या बैठे हैं ये बहुत कुछ बता देता है। अगर हम सीधे और आरामदायक पोस्चर में हैं, कंधे पीछे की ओर हैं, छाती खुली है, तो सामने वाला हमें आत्मविश्वासी और विश्वासी समझेगा। लेकिन अगर हमारी बॉडी झुकी हुई है, हाथ पैर बंद है या हम बार बार आंखें चुरा रहे हैं, तो सामने वाला शायद हमें नर्वस या अनइंटरेस्टेड मानेगा। आई कांटेक्ट भी कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जब हम किसी से बात करते वक्त उसकी आंखों में देखते हैं तो हम उसे रिस्पेक्ट देते हैं और ये शो करते हैं कि हम अटेंशन दे रहे हैं। आई कांटेक्ट से ट्रस्ट बिल्ड होता है। लेकिन अगर कोई बार बार नजरें चुरा रहा है तो ऐसा लग सकता है कि वो कुछ छिपा रहा है या सच नहीं बोल रहा। हालांकि ज़रूरत से ज़्यादा स्टेयरिंग करना भी अनकंफर्टेबल हो सकता है, इसलिए आई कांटेक्ट में बैलेंस होना चाहिए। जेस्चर्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। हमारे हाथों की मूवमेंट्स, हमारी फेशियल एक्सप्रेशंस, ये सब बिना बोले भी हमारी बात क्लियर कर सकते हैं। इमेजिन करो कोई स्पीकर स्टेज पर खड़ा है और वो सिर्फ बोल रहा है लेकिन उसके हाथ बिल्कुल स्टैटिक हैं, उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस है, तो शायद ऑडियंस बोर्ड हो जाए। लेकिन अगर वही स्पीकर जेस्चर्स के साथ बोले, हाथों से बातों को इलस्ट्रेट करे, चेहरे पर एंथुसियाज्म दिखे, तो पूरी एनर्जी चेंज हो जाती है। नॉन वर्बल एनर्जी से बात में जान आ जाती है। फेशियल एक्सप्रेशंस भी एक तरह की लैंग्वेज होते हैं। जब हम मुस्कुराते हैं तो सामने वाला कंफर्ट महसूस करता है। जब हम आईब्राउज उठाते हैं तो वो सरप्राइज या इंटरेस्ट शो करता है। अगर कोई गुस्से में है तो उसकी आंखें सिकुड़ जाएंगी, चेहरा सख्त हो जाएगा और कुछ कहे बिना ही वो समझा देगा कि उसका मूड कैसा है। इसलिए बॉडी की हर छोटी मूवमेंट कम्युनिकेशन का हिस्सा होती है। टच भी एक नॉन वर्बल सिग्नल होता है, जैसे किसी को लाइटली शोल्डर पर टच करना कंफर्ट शो कर सकता है। लेकिन ये कल्चरल और पर्सनल बाउंड्रीज पर डिपेंड करता है, इसलिए इसका यूज़ ध्यान से करना चाहिए। लेकिन जितना ज़्यादा हम दूसरे की बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने में एक्सपर्ट बनते हैं, उतना ही इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनते हैं। साइलेंस भी नॉन वर्बल होता है। कई बार साइलेंस बहुत कुछ कह जाता है। अगर दो लोग आर्ग्यूमेंट में हैं और एक अचानक चुप हो जाए तो वो चुप्पी भी एक मैसेज देती है। कई बार हम एक पॉज देकर अपनी बात को और इम्पैक्टफुल बना सकते हैं। ये नॉन वर्बल पॉजेस हमारे वर्ड्स को एम्फसाइज करने में मदद करते हैं। अब सोचो, एक इंटरव्यूअर के सामने बैठा कैंडिडेट अगर बार बार अपने हाथ मल रहा है, पैर हिला रहा है, नज़रें चुरा रहा है, तो इंटरव्यूअर उसे नर्वस मानेगा, भले ही उसके आंसर्स कितने भी अच्छे क्यों ना हो। वहीं अगर कोई कैंडिडेट रिलैक्स्ड होकर बैठा है, स्माइल के साथ आई कांटेक्ट बना रहा है, तो इंटरव्यूअर को लगेगा कि ये कॉन्फिडेंट और प्रिपेयर्ड है। इसलिए बॉडी लैंग्वेज कभी छुपती नहीं है, वो सब कुछ बता देती है। नॉन वर्बल सिग्नल्स तब और पावरफुल हो जाते हैं जब वो हमारे वर्ड्स के साथ अलाइंड होते हैं। मतलब जब हम जो कह रहे हैं और जो दिखा रहे हैं वो दोनों एक ही बात कहें। अगर कोई बोल रहा है मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन चेहरा सीरियस है, आवाज़ मोनोटोन है, तो उस पर
डाउट होना नॉर्मल है, लेकिन अगर वही इंसान एक्साइटमेंट के साथ खुली बॉडी लैंग्वेज में बोले तो बात दिल तक पहुंचती है। नॉन वर्बल मास्टरी सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं है, ये खुद की सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने के लिए भी ज़रूरी है। जब हम अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो हम खुद को बेटर अंडरस्टैंड करने लगते हैं। हम जान पाते हैं कि किस सिचुएशन में हम नर्वस हो जाते हैं, किस इमोशन में हमारा बॉडी कैसे रिएक्ट करता है, और तब हम उसे इम्प्रूव करना सीखते हैं। इसमें एक और लेवल आता है दूसरों की बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करना। जब हम दूसरों की मूवमेंट्स, एक्सप्रेशंस और पॉस्चर को ध्यान से देखते हैं तो हम उनके इमोशंस को समझ सकते हैं, चाहे वो कुछ बोले या ना बोले। ये स्किल रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करने में बहुत काम आती है, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल। अब प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें। एक टीचर जो बच्चों से खुले और रिलैक्स्ड तरीके से बात करता है, जेस्चर्स यूज करता है, उनकी आंखों में देखता है, वो बच्चों के बीच ज्यादा पॉपुलर होगा। वहीं एक टीचर जो क्लास में डराता है, बिना एक्सप्रेशन के बोलता है, स्टूडेंट्स से आई कांटेक्ट नहीं करता, उसकी बातों में इम्पैक्ट कम होगा। इसी तरह एक डॉक्टर अगर मरीज को काल्मली देखे, उसकी बात ध्यान से सुने, मुस्कुराए, तो मरीज को कंफर्ट मिलेगा। लेकिन अगर वो जल्दबाजी में हो, बिना देखे प्रिस्क्रिप्शन थमा दे, तो मरीज अनसुना और डिस्कनेक्टेड महसूस करेगा। नॉन वर्बल मास्टरी का मतलब सिर्फ अच्छे दिखना नहीं है, इसका मतलब है ऑथेंटिक और कॉन्फिडेंट फील कराना। ये तब आता है जब हम अपने अंदर की इमोशंस को समझें और उन्हें इफेक्टिवली एक्सप्रेस करना सीखें। अगर हम एंग्शियस हैं तो डीप ब्रीदिंग, पॉस्चर करेक्ट करना और स्माइल से हम खुद को बैलेंस कर सकते हैं। आज के डिजिटल टाइम में जहां ज्यादातर कम्युनिकेशन फोन या टेक्स्ट पर होती है, वहां फेस टू फेस कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है, क्योंकि टेक्स्ट में हम सिर्फ वर्ड्स देख सकते हैं, इमोशन नहीं। लेकिन जब हम किसी से रियल में मिलते हैं तो हम पूरी पर्सनैलिटी एक्सपीरियंस करते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज, टोन, आइज, स्माइल, सब कुछ, और वहीं से रियल कनेक्शन बनता है। मैक्लाउड इस बात पर जोर देते हैं कि जो इंसान अपने नॉन वर्बल सिग्नल्स को पहचान लेता है और उन्हें कंट्रोल करना सीख जाता है, वो कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट बन जाता है। उसकी बातों में वजन होता है, उसकी प्रेजेंस महसूस होती है और लोग नेचुरली उसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। तो अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी बात को सीरियसली लें, तुम्हें याद रखें और ट्रस्ट करें, तो सिर्फ शब्दों पर काम मत करो। अपनी बॉडी लैंग्वेज, पॉस्चर, आई कांटेक्ट, एक्सप्रेशंस, इन पर भी ध्यान दो। प्रैक्टिस करो, मिरर के सामने खुद से बात करो, प्रेजेंटेशन देते समय वीडियो रिकॉर्ड करो, दूसरों को ऑब्जर्व करो और अपने पैटर्न समझो। कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये पूरे शरीर और माइंड का कोऑर्डिनेशन है। जब हम बॉडी और वर्ड्स को एक टीम की तरह चलाते हैं, तभी हमारी बातों में वो मैजिक आता है जो दिल को छूता है। और यही है नॉन वर्बल मास्टरी, बिना कहे बहुत कुछ कह जाने की कला। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हमारा तरीका उस मैसेज से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो हम देना चाहते हैं। मतलब अगर हमारी बात साफ नहीं है, हमारी आवाज डगमगा रही है, या हम बार बार लाइक, मतलब जैसे फिलर्स का यूज कर रहे हैं, तो सामने वाला हमारे वर्ड्स पर कम और हमारी हेजिटेशन पर ज्यादा ध्यान देगा। इसीलिए मैक्लाउड की किताब में खास तौर पर इस बात पर फोकस किया गया है कि हम कैसे क्लियरली और कॉन्फिडेंटली बोलना सीख सकते हैं। क्लियर और कॉन्फिडेंट बोलना कोई एक दिन में नहीं आता, ये एक प्रोसेस है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से डेवलप होता है। सबसे पहला स्टेप है अपने अंदर की हेजिटेशन को पकड़ना और उसे दूर करना। अक्सर हम पब्लिक में बोलने से डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारी इंग्लिश परफेक्ट नहीं है, या हम बीच में अटक जाएंगे, या सामने वाला जज करेगा। लेकिन कम्युनिकेशन की दुनिया में कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि तुम परफेक्ट बोलो, इसका मतलब है कि तुम जो भी बोलो उसे बिलीव करो। असर्टिव बोलने का मतलब होता है अपनी बात रिस्पेक्टफुली और कॉन्फिडेंटली रखना, बिना किसी को दबाए और बिना खुद दबे। जब हम अपनी बात में बार बार मतलब, ना, समझे जैसे फिलर्स डालते हैं तो हमारी बात वीक लगती है। ये वर्ड्स अक्सर तब आते हैं जब हम सोचते हुए बोलते हैं या नर्वस होते हैं। लेकिन अगर हम पॉज लेना सीख जाएं तो उस गैप को फिलर्स से भरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। साइलेंस जब सही तरीके से यूज हो तो वो भी एक पावरफुल टूल बन जाता है। मैक्लाउड कहते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कंसाइसनेस, यानी बात को छोटा और क्लियर रखना,
बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि ज़्यादा बोलना मतलब ज़्यादा समझाना, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम एक ही बात को बार बार घुमा घुमा कर कहें तो सामने वाला बोर हो सकता है या कंफ्यूज्ड हो सकता है। इसलिए बेहतर होता है कि हम अपने पॉइंट को प्रिसाइज तरीके से रखें, जितना ज़रूरी हो उतना ही बोलें और डायरेक्ट बोलें। कॉन्फिडेंस शो करने के लिए टोन भी बहुत ज़रूरी है। टोन का मतलब है हमारी आवाज़ की पिच, स्पीड और इमोशन। अगर हमारी आवाज़ बहुत तेज़ है तो वो अग्रेसिव लग सकती है। अगर बहुत धीमी है तो अनइंटरेस्टेड या अनश्योर लग सकती है। लेकिन अगर हम अपनी टोन को न्यूट्रल और वार्म रखें, यानी न ज़्यादा तेज़ न बहुत सॉफ्ट, तो सामने वाला नेचुरली कनेक्ट करता है। जैसे हम किसी फ्रेंड से कैजुअली और कंफर्टेबली बात करते हैं, वैसी ही टोन लोगों को कंफर्ट देती है। कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से आता है। एक आसान तरीका है डेली मिरर के सामने 2 से 3 मिनट बोलना। कोई भी टॉपिक ले लो, जो भी मन में आए, और उस पर नेचुरली बोलो। अपनी आवाज़ सुनो, एक्सप्रेशन देखो, पॉज कब और कैसे आ रहे हैं ऑब्जर्व करो। एक और तरीका है अपने फ़ोन में खुद की रिकॉर्डिंग करना। जब हम खुद को सुनते हैं तो हमें अपनी वीक स्पॉट समझ आती हैं, जैसे हम कहाँ बोलते हैं, कहाँ बात अननेसेसरीली लंबी हो जाती है या टोन मोनोटोन हो जाती है। असर्टिव स्पीच का एक हिस्सा बॉडी लैंग्वेज भी होता है। जब हम खड़े होकर बात करते हैं तो हमारी पॉस्चर ओपन होनी चाहिए, हाथ लूजली मूव करने चाहिए और आंखों में आई कांटेक्ट होना चाहिए। ये सब मिलकर हमारी आवाज़ में और ताकत जोड़ते हैं। अगर हमारी बॉडी लैंग्वेज शेकी है तो चाहे हम कितनी भी स्ट्रांग बातें करें, उनका असर कम हो जाता है। मैक्लाउड बताते हैं कि अक्सर लोग बोलते समय ऑडियंस के रिएक्शंस को ओवर एनालाइज करने लगते हैं। जैसे अगर कोई बोर्ड लगे या किसी ने फ़ोन देख लिया तो स्पीकर नर्वस हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हर ऑडियंस का अपना मूड होता है और स्पीकर का काम है अपने मैसेज को कॉन्फिडेंटली डिलीवर करना बिना डिस्ट्रैक्ट हुए। इसलिए ज़रूरी है कि जब हम बोल रहे हों तो अपनी एनर्जी, अपनी वॉइस और अपने मैसेज पर लगाएं, दूसरों की बॉडी लैंग्वेज पर नहीं। जब भी तुम किसी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन में जाओ, जैसे जॉब इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन या ग्रुप डिस्कशन, तो कुछ टेक्निक्स अपना सकते हो। पहला, डीप ब्रीदिंग। ये माइंड को काल्म रखती है और वॉइस को स्टेडी बनाती है। दूसरा, स्लो बोलना। जल्दी जल्दी बोलने से मैसेज अनक्लियर हो सकता है और तुम एंग्शियस लग सकते हो। तीसरा, पॉजेस। एक थॉट से दूसरे थॉट के बीच 2 से 3 सेकंड का पॉज लेना ना सिर्फ तुमको ब्रीथ करने का टाइम देता है, बल्कि सामने वाले को भी प्रोसेस करने का मौका देता है। असर्टिवनेस का मतलब रूड होना नहीं होता। इसका मतलब है क्लियरली और रिस्पेक्टफुली अपनी बात रखना। जैसे अगर कोई तुम्हारी बात काट रहा है तो तुम पोलाइटली कह सकते हो, मुझे बस ये बिंदु पूरा करना है, फिर मैं आपको सुनूंगा। इससे तुमने ना सिर्फ अपनी बात रखी, बल्कि सामने वाले को भी रिस्पेक्ट दिया। रियल लाइफ में असर्टिव स्पीच का बहुत फायदा है। ऑफिस में अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा काम नोटिस नहीं हो रहा, तो इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग तुम काल्मली अपने मैनेजर से कह सकते हो, मैं अपने हाल के योगदान और विकास अवसरों के बारे में चर्चा करने का मौका प्राप्त करने के लिए कृपया मुझे एक मौका दें। इसी तरह अगर किसी फ्रेंड ने तुम्हें हर्ट किया है तो इंस्टेड ऑफ शाउटिंग या इग्नोरिंग तुम कह सकते हो, आई फेल्ट बैड व्हेन दैट हैपेंड, कैन वी टॉक अबाउट इट। इस तरह की बातें तुम्हें मैच्योर और इमोशनली इंटेलिजेंट कम्युनिकेटर बनाती हैं। जब हम क्लियरली और कॉन्फिडेंटली बात करते हैं तो लोगों को हमारे ऊपर ट्रस्ट होता है। चाहे तुम टीचर हो, स्टूडेंट हो, एंटरप्रेन्योर हो या किसी भी फील्ड में हो, ये स्किल तुम्हें हर जगह आगे ले जाएगी। क्योंकि आज की दुनिया में आइडियाज़ तो सबके पास हैं, लेकिन जो उन्हें कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस कर पाते हैं वही लोग अटेंशन ग्रैब करते हैं। कॉन्फिडेंट बोलना सिर्फ आउटसाइड इंप्रेशन के लिए नहीं है, ये सेल्फ बिलीफ का एक्सप्रेशन होता है। जब तुम अपने शब्दों पर ट्रस्ट करते हो तो तुम्हारी आवाज़ में ऑटोमेटिकली दम आ जाता है। फिर ना तुम्हें लाउड बोलने की ज़रूरत होती है, ना किसी को इम्प्रेस करने की, बस तुम्हारी ऑथेंटिसिटी खुद ही लोगों को टच करती है। एक और चीज़ जो मैक्लाउड एम्फसाइज करते हैं वो है इंटेंशनल स्पीच। मतलब जो भी बोलो सोच कर बोलो, अननेसेसरी बातों से बचो और हर वर्ड का पर्पस हो। जब तुम्हारी स्पीच इंटेंशनल होती है तो तुम ज़्यादा मैच्योर और थॉटफुल लगते हो। जैसे किसी को मोटिवेट करना हो तो सीधा कहो, आई बिलीव इन योर पोटेंशियल। ये शॉर्ट, सिंपल और इम्पैक्टफुल है। उसकी जगह अगर हम घुमा फिरा कर 5 लाइन बोलें और पॉइंट मिस कर दें तो असर कम हो जाता है।
कभी कभी कॉन्फिडेंट बोलने के लिए फीडबैक लेना भी हेल्पफुल होता है। अपने किसी ट्रस्टेड फ्रेंड या मेंटोर से कहो कि वो तुम्हें सुने और ऑनेस्ट फीडबैक दें। वो तुम्हें बता सकते हैं कि तुम्हारी बात कहाँ अनक्लियर हो रही है, टोन कैसा लग रहा है या कौन सी हैबिट डिस्ट्रैक्ट कर रही है। इससे इम्प्रूवमेंट में बहुत हेल्प मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, खुद को जज मत करो। कम्युनिकेशन एक इवॉल्विंग स्किल है। हर बार जब तुम बोलते हो, चाहे वो अच्छा हो या नहीं, तुम कुछ ना कुछ सीखते हो। मिस्टेक्स को पर्सनली मत लो, बस लर्न करते जाओ और नेक्स्ट टाइम बेटर करने की कोशिश करो। तो याद रखो, क्लियर और कॉन्फिडेंट बोलना कोई लग्जरी नहीं है, ये एक पावरफुल स्किल है जो तुम्हें हर एरिया में शाइन करने का मौका देती है। चाहे तुम दोस्त के साथ कैजुअल बात कर रहे हो, किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में ओपिनियन दे रहे हो या किसी को गाइड कर रहे हो, तुम्हारी वॉइस, तुम्हारी क्लैरिटी और तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही तुम्हारी पहचान बनते हैं। प्रैक्टिस करो, एक्सपेरिमेंट करो और धीरे धीरे एक ऐसे कम्युनिकेटर बनो जो ना सिर्फ सुना जाए बल्कि याद भी रखा जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे बात करना हर बार मुश्किल लगने लगता है। कभी वो बात बात पर गुस्सा हो जाते हैं, कभी हर चीज़ में नेगेटिविटी निकालते हैं, तो कभी ऐसा लगता है जैसे वो बस लड़ने के लिए बात कर रहे हैं। ऐसे लोगों से डील करना वाकई में चैलेंजिंग होता है, लेकिन मैक्लाउड की किताब हमें ये सिखाती है कि ऐसे लोगों को हैंडल करना पॉसिबल है। बस थोड़ा पेशेंस चाहिए, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और कुछ स्मार्ट टेक्निक्स जो धीरे धीरे हमें कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर बना सकती हैं। सबसे पहली बात जो हमें समझनी चाहिए वो ये कि जब कोई व्यक्ति एग्रेसिव, रूड या बहुत ही नेगेटिव एटीट्यूड से बात करता है तो ज़रूरी नहीं कि वो हमारे खिलाफ हो। बहुत बार ऐसा होता है कि उस इंसान के अंदर फ्रस्ट्रेशन पहले से ही भरा हुआ होता है और वो उस स्ट्रेस को बाहर निकालने के लिए किसी भी बातचीत को मौका बना लेता है। अगर हम ये समझ जाएं कि उनका बिहेवियर पर्सनल नहीं है तो हम खुद को ज़्यादा काल्मली हैंडल कर सकते हैं। मैक्लाउड बताते हैं कि जब भी कोई डिफ़िकल्ट पर्सन से सामना हो तो सबसे ज़रूरी चीज़ है काल्म रहना। जब कोई चिल्ला रहा हो या सार्कास्टिक कमेंट कर रहा हो तो हमारी पहली इंस्टिंक्ट होती है हम भी जवाब में कुछ बोल दें, खुद को डिफेंड करें या उल्टा उस पर गुस्सा निकाल दें। लेकिन यही वो मोमेंट होता है जब हमें खुद को कंट्रोल करना होता है। अगर दोनों साइड से आग लगेगी तो सिचुएशन बिगड़ेगी ही। इसलिए पहला स्टेप है डीप ब्रीथ लो, वॉइस स्टेडी रखो और रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्ड करो। एक इफेक्टिव तरीका है उस इंसान को पहले अच्छी तरह सुनना। जब कोई इंसान गुस्से में होता है या कंप्लेन कर रहा होता है तो उसके अंदर एक अर्ज होती है कि कोई उसे समझे। अगर हम बीच में टोकते हैं या अपनी सफाई देने लगते हैं तो वो और चिढ़ जाता है। लेकिन अगर हम पूरे अटेंशन से सुने, आई कांटेक्ट रखें और थोड़ा एम्पैथेटिक टोन में बोलें, जैसे आई अंडरस्टैंड व्हाई यू आर अपसेट या मैं समझ सकता हूँ आपको ये बात क्यों गलत लगी, तो उसका एटीट्यूड थोड़ा सॉफ्ट हो सकता है। लिसनिंग इज हीलिंग, ये बात मैक्लाउड बार बार एम्फसाइज करते हैं। लिसनिंग के साथ साथ एक और टेक्निक होती है रीफ्रेजिंग या पैराफ्रेजिंग। इसका मतलब होता है जो सामने वाला कह रहा है उसे अपने वर्ड्स में दोहराकर दिखाना कि हम समझ रहे हैं। जैसे अगर कोई कह रहा है तुम्हें कभी मेरी बात की परवाह नहीं होती, तो आप काल्मली कह सकते हो तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को सीरियसली नहीं लेता। इससे सामने वाले को लगेगा कि उसकी बात सुनी जा रही है और शायद वो थोड़ा शांत हो जाए। डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस में सबसे ज़रूरी है नेगेटिव टोन को पॉजिटिव डायरेक्शन में मोड़ना। इसे ही मैक्लाउड कहते हैं रीडायरेक्टिंग द कॉन्वर्सेशन। जैसे अगर कोई बार बार ब्लेम कर रहा है तो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग बैक आप ये पूछ सकते हो इस सिचुएशन को बेटर करने के लिए हम दोनों क्या कर सकते हैं, या क्या आप चाहेंगे कि हम मिलकर कोई सोल्यूशन निकालें। इस तरह आप कॉन्वर्सेशन को फाइट से सोल्यूशन की तरफ ले जा सकते हैं।